सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैड अ ग्रेट फेस्टिवल। सबने खूब एंजॉय किया है ना, थोड़े बहुत पटाखे उड़ाए, किसी ने ज्यादा भी उड़ाए, बट एनीवेज नेचर हैज गॉट इट्स ओन सिस्टम, सारा साफ कर दिया है। और ध्यान रखें, ठंड बढ़िया हो गई है ना। जो लोग यहाँ आते हैं प्रॉपर क्लोथिंग के साथ आए, बिकॉज इस टाइम तबीयत खराब होने का मतलब है कोरोना। कहीं भी जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा खांसी झुका हुआ है, अरे भैया इसको करो, है ना। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and be safe. Okay, after understanding the concepts of dual nature, let's start with atom. कल तक का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो कल डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। एज पर मी जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो सारा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, है ना। पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको सॉल्व करना हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h nu minus h nu naught या hc by lambda minus hc by lambda naught, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रिलेटेड पार्ट करना था जो, राइट। और उसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल k max is equal to e v naught, तो v naught becomes equal to h by into nu minus h by into nu naught। सोच पा रहे हैं आप ये फॉर्मूला मेरे साथ, है ना। k max वाला फॉर्मूला तो आता ही आपको, उसमें सिर्फ e v naught, e को उधर ले जाना है तो v naught is equal to h by e आ गया, h की प्लेस पे h by e into nu minus h by e into nu naught, दैट्स ऑल। तो इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस है, थोड़े से लंबे होते हैं कुछ क्वेश्चंस, को ध्यान से करने हैं आपको। ये समझना है कि अगर वेवलेंथ बढ़ा दी जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है, उस केस में एमिशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है या नहीं हो पाएगा, तो उसके क्वेश्चंस आपको ठीक से देखने होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन जो बच्चों को आती है ना, वो यूनिट सिस्टम की आती है। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होता है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है या जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो फैक्टर आपको पता है 1.6 10 19। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है इससे डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, जिससे आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्वेश्चंस करें, आज ये क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। हर अगर कुछ इतने तो कर लिए होंगे ट्राई। क्यों आयशना, हैव यू ट्राइड द क्वेश्चंस? श्रेया, साक्षी, प्रिंस, हाँ, दिव्यम, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर चुके होंगे क्वेश्चंस। नहीं किए तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप ये ट्राई कीजिए, और कोई डाउट्स होंगे तो टुमारो आई विल टेक ऑन दोस डाउट्स। अभी आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द चैप्टर एटम्स। एटम इज समथिंग जो आप ऑलरेडी बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई कोई भी मैटर आपको बनाना है तो उसकी स्मॉलेस्ट कांस्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। नाउ दिस पिक्चर इज टू बी अंडरस्टूड कि ये कैसे पता चला। थॉमसन ने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, है ना, रदरफोर्ड ने कोशिश करी, फिर अल्टीमेटली हमने बोहर के मॉडल को एक्सेप्ट किया। उसमें भी काफी सारे फ्लॉज हैं, बट स्टिल तो बिल्कुल ब्रीफ में अंडरस्टैंड करते हैं। थॉमसन मॉडल में क्या था भाई, उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। आई होप यू रिमेम्बर। तो बता सकता है कोई क्या कंसीडर किया था उसने? हाँ, वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, वैसे उसने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके अंदर क्या भर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भर रखे हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल बॉडी। ये थॉमसन मॉडल था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन वर एम्बेडेड इनसाइड अ पॉजिटिव स्फीयर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है जतिन, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, राइट डाउन। नेक्स्ट यूनिट जो आप स्टार्ट करें दैट इज एटम, ठीक है। एटम, और सिर्फ इतना सा मेंशन कर दीजिए, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियाई, atom consists of a nuclei with a number of electrons revolving around it in fixed orbits, ठीक है। ऑर्बिट्स फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन उनमें जंप कर सकते। तो लिखिए, नंबर ऑफ मॉडल्स वर proposed to explain this structure. Number of models were proposed to explain this structure. Number one,
थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था, लिख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू हिम, electrons are embedded, according to him electrons are embedded in a positively charged sphere। मतलब हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड कर दिया गया है, ये मॉडल है। और क्या इसे न्यूट्रल कंसीडर किया गया, यस और नो? यस, इट इज कंसीडर्ड न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी को वो एक्सप्लेन करता है, लिख दे। एटम इज न्यूट्रल, ये रहा उसके अंदर। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि जितने मॉडल्स थे ना, उनको कहाँ पे आपने चेक करना है, कहाँ पर रखना है। नंबर 1 न्यूट्रलिटी उसकी, नंबर 2 स्टेबिलिटी, और नंबर 3 है उसके अंदर जो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सुना होगा, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड सीरीज सबने सुनी है केमिस्ट्री के अंदर, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू हियर एज वेल। तो इसीलिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं करने वाले, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, कर चुके हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन चुके हैं, बोहर एक्सपेरिमेंट के बारे में, बोहर पोस्टुलेट्स के बारे में सुन चुके हैं, वही सब कुछ करना है हम लोगों को, ठीक है? सो 3 बातें ध्यान में रखना, न्यूट्रलिटी, स्टेबिलिटी एंड देन explanation of hydrogen spectrum। न्यूट्रलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बस ये सब कुछ, ठीक है? चलिए ठीक है। तो थॉमसन मॉडल के अंदर क्या किया हमने, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए गए हैं और उसे न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं आप, बिल्कुल। तो कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो जाती है, क्या एटम स्टेबल हो गया? तो उसने बिल्कुल ऐसे कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह फिक्स है तो वो स्टेबल हो गए सिस्टम के अंदर, ऐसा मान लिया उसने। लेकिन फिर बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना कैसे एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक ऑर्बिट से, अब जो मॉडल है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब उस तरह की एनर्जी वहां पे कैसे कंसीडर की जाए, ये तो मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के अंदर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने लगे तो कुछ एनर्जीज निकलने लगी, बट वो एक्जैक्टली मैच नहीं कर पाए, ठीक है? तो आपको मैं होमवर्क दूंगा ये कि फाइंड आउट करना है कि उसकी ड्रॉबैक्स क्या, ठीक है? ये सिंपल थॉमसन मॉडल था। आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं आता तो डजंट मैटर मच, सिर्फ इतना क्लियर है, ठीक है ना? जहां नहीं पढ़ा हमने अभी कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। और आपको घर से ये लिख के लेके आना, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन, लिख लो, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, ठीक है? इसके बाद सब लोग ना यही याद रख पाते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल था, है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किसने स्टार्ट किए थे, गीगर एंड मार्सटन। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बार क्या हुआ है, गीगर एंड मार्सटन के नाम से आगे तो बच्चे हुए थे, जिसने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी हुई थी या बातें ध्यान से सुनी थी, उसके बाद से हम भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस से बताते हैं कि भाई आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जिसे मानते हैं वो एक्चुअली गीगर एंड मार्सटन ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसके कंक्लूजन्स किसने लिखे, रदरफोर्ड ने, ऐसा, ठीक है? सो आप लिख सकते हैं सेकंड, रदरफोर्ड मॉडल based upon Geiger and Marsden, Geiger, Geiger and Marsden, 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 Geiger and Marsden experiments, ठीक है? अब गीगर एंड मार्सडन ने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग स्टडी की थी। आप बता सकते हो अल्फा पार्टिकल्स कहां से प्रोड्यूस किए गए थे? बिस्मथ, रेडियोएक्टिव होता है, बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। उन अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया, पहले एक बात सोचो, आप ऐसे बिस्मथ रखोगे तो उससे अल्फा पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में निकले, तो उन्होंने क्या किया, उसे कोलिमेट किया। कोलिमेट का मतलब होता है एक फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। उस काम के लिए, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो अल्फा बीटा और गामा डीके होते हैं ना, इसमें ये अल्फा डीके की जो बात कर रहे हैं, ये हैजार्डस होते हैं हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हैजार्डस होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए इन्हें
लेड के अंदर रखा जाता है। लेड क्या करता है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लेड के अंदर बिस्मथ को रखा गया, वहां से निकल रहे रेडिएशंस को कोलिमेट किया गया, यानी फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस कन्वर्जन के लिए भी लेड ब्रिक्स को यूज किया, ठीक है। और फिर जब वो फाइन बीम बन गई तो सामने गोल्ड फॉइल के ऊपर उसको इंसिडेंट करवाया गया। जैसे वो गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करते हैं तो वहां से फिर आपको स्कैटरिंग स्टडी करने के लिए पीछे एक स्क्रीन लगाई, ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। जिंक सल्फाइड इसलिए यूज किया गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब जाकर उसके ऊपर हिट करते हैं तो सेंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। सेंटिलेशन मतलब चमक प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते, ठीक है। तो लिखे जरा, लिखिए, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। लिखिए, अल्फा पार्टिकल्स obtained या emitted लिख दीजिए, अल्फा पार्टिकल्स emitted from bismuth placed inside lead was used to study scattering of alpha particles, through gold foil, right। और उसमें नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, lead bricks were used to collimate। कोलिमेट का मतलब होता है फाइन बीम, उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, गेट अ फाइन बीम, were used to collimate alpha particles before incidence on gold foil, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी को पता हो तो आंसर कर सकता है, नहीं तो कल आप पता करके आएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज गोल्ड फॉयल यूज्ड? व्हाई मेलेबल, ओके चलो कोई बात नहीं, लिखते जाए। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना गोल्ड की थिन शीट यूज की गई थी, उसी तरह से एल्यूमिनियम की थिन नहीं हो सकती थी क्या? कॉपर की थिन शीट नहीं हो सकती थी क्या? ठीक है, मतलब ये मैं सिर्फ एक इनिशिएशन कर रहा हूँ आपको ये कल पता कर, ठीक है। तो मतलब गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की गई? बिस्मथ क्यों यूज किया गया वो तो क्लियर हो गया, बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना, और इसलिए बिस्मथ को यूज किया गया। बट गोल्ड फॉइल के ऊपर ही क्यों? उसको उनको बहुत थिन बना सकते हैं, ओके। मतलब वैसे तो आंसर मिल गया हमें, बट आई वुड स्टिल लाइक कि जिन लोगों को नहीं पता था ये, दे शुड एक्सप्लोर इट, राइट। अब तो कुछ करना ही नहीं होता, नेट पे डालने की हैबिट है, डालो पता करके आओ, सो दैट थोड़ा सा एफर्ट लगे। बट मेन ये था कि आपको जितना उसको थिन शीट की जरूरत है, तो मेलेबिलिटी जो होती है, यानी बहुत पतला बना सकते, शीट की फॉर्म में बहुत पतला बना सकने की पॉसिबिलिटी, वो गोल्ड के अंदर होती है, इसलिए इसको यूज किया, ठीक है। बट स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है। हमने अल्फा पार्टिकल लिख दिया अभी कहीं पे, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंस लिख दिया ना। तो याद रहे, बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको कोलिमेट किया गया फाइन बीम के फॉर्म में, और फिर उसको इंसिडेंट करवाया गया या पास करवाया गया थ्रू गोल्ड फॉइल। फिर लिख दीजिए, ZNS screen was used to observe scattering, ब्रैकेट में ना डिफ्लेक्शन या डेविएशन वर्ड, डिफ्लेक्शन या डेविएशन ऑफ
alpha particles. Alpha particles at different angles. At different angles. अब आपको क्लैरिटी देनी चाहिए कि ZNS क्यों यूज किया गया था, बिकॉज उसमें क्या होती है, scintillation, SCI आप लिख सकते हैं, alpha particles produce scintillation. Alpha particles produce scintillation. SCINTI scintillation अब आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है, scintillation on striking ZNS, on striking ZNS. ठीक है, इसका डायग्राम बना सकते हैं। बेसिकली क्या करना है आपको, ऐसे करके शो कर देना है कि यहां बिस्मथ रख दिया गया, बिस्मथ से निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स एट डिफरेंट एंगल्स। अब उसको एक फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायग्राम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया ये राइट हैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो आप अपना डायग्राम एनसीईआरटी से प्रॉपर मैच कर लें। ये जो बनाई गई है ये भी लेड बीम्स, इनके थ्रू एक फाइन बीम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कंसीडर है, ये कंसीडर करके और फिर यहाँ पे आपको गोल्ड, दिस इज गोल्ड फॉइल, और इसके ऐसे सर्कुलर शेप में ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन क्लियर। उसमें आप चाहें तो यहां से अलग अलग एंगल्स के ऊपर ऐसे दिखा सकते हैं। सो नेमिंग जरूर करनी है अपने प्रॉपर। ये भी लेड है, लेड की इसके बारे में लिख दें कोलिमेटेड अल्फा पार्टिकल बीम, ये अपने गोल्ड फॉइल डिफाइन कर दिया ZNS। तो नेमिंग ऑफ द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ध्यान रहे ए माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस स्किंटिलेशन, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट स्किंटिलेशन होती है, इसको आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आई होप ड्रॉ हो गया डायग्राम आपका। आप बेसिकली क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेट ऐसे करके बीम आ रही थी, इसके साथ डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन, तो यू कैन शो थीटा हियर। तो क्लैरिटी देनी चाहिए कि थीटा क्या होगा, तो जरूर लिखेंगे जो बीम आ रही थी उस बीम की इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ किस एंगल के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन किया, दैट इज थीटा। डन, लिख दीजिए। हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, high resolution microscope is used to observe the scintillation produced. Scintillation produced. तो आपको एक फील आनी चाहिए जैसे एक्सपेरिमेंट आप ही कर रहे हो, तभी मजा आता है ना, कि आपने लेड कैविटी के अंदर बिस्मथ रख दिया, वहां से अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे थे। अब क्या जरूरत है, सामने गोल्ड फॉइल है, तो भाई एक डायरेक्शन बना लो, उनको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने कोलिमेशन किया, वो किसकी हेल्प से, लेड ब्रिक्स, यहाँ लिखते हैं ना लेड ब्रिक्स, ये दीज आर लेड ब्रिक्स, और फिर गोल्ड फॉइल बहुत पतली कंसीडर करी, और आगे ZNS स्क्रीन, और उसके पीछे माइक्रोस्कोप, ये कहानी सारी। ठीक है, अब इसमें पता क्या चला, ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको दो चीजें लिखनी होती है, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान देना, आप बिल्कुल सीधा कंसीडर करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, फिर आप जैसे एंगल बढ़ाते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होता चला गया, आप 90 डिग्री तक जाओगे तो 90 डिग्री तक बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स पहुंच पा रहे हैं, 1 in 8000 काइंड ऑफ, और ऑब्ट्यूज में चले जाओ, मतलब वापस आने वाले तो हार्डली कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा हो, इलेक्ट्रॉन सॉरी अल्फा पार्टिकल।
हार्डली कोई अल्फा पार्टिकल इधर मिल रहा होगा। इसका मतलब ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऐसे मान के चलो बिल्कुल इस तरह से, तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इधर भी कोई अल्फा पार्टिकल है। तो याद रखना, जैसे एक क्लोज चैम्बर के अंदर, कंप्लीट चैम्बर के अंदर आप ये अल्फा डीके करवा के और उसकी हेल्प से स्कैटरिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वाई डज यू यूज करके वो बताया ना आपको। देखो अगर आप एक फ्लैट स्क्रीन यूज करोगे जैसे, तो डिफरेंट एंगल्स, इधर वाले एंगल्स को कैसे ऑब्जर्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए इस फॉर्म में कंसीडर किया गया कि आप जो वापस आने वाले अल्फा पार्टिकल्स है उनको भी स्टडी करें। सो लिख सकते हैं observations made, observations made, like the first point, most of the alpha particles, most of the alpha particles passed straight through gold foil. Most of the alpha particles passed straight through gold foil or deflected at very small angles, or deflected at very small angles. Second, very less number of alpha particles, very less number of alpha particles, say 1 in 8,000, say 1 in 8,000, underwent deflection greater than 90 degree, deflection greater than 90 degree, मतलब ऑब्ट्यूज पे जो गए। तो जतिन आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा कि अब अगर यहाँ से आप ऑब्ट्यूज स्टडी करना चाहते हो तो वो सामने तो हो नहीं सकता, पीछे की तरफ चाहिए। तो उसके लिए आपको स्क्रीन कैसे चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए, तो इसमें कन्फ्यूज होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखिए लास्ट पॉइंट, रेयरली एनी अल्फा पार्टिकल, rarely any alpha particle retraced its path, really any alpha particle retraced its path। ठीक है, इस चीज को फिर क्या एक ग्राफ की फॉर्म में बनाया गया, ऐसे बना दीजिए। यहाँ पे क्या स्कैटरिंग एंगल है और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। सो इट गोज लाइक दिस। इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत डॉट्स बनानी है, पुट सम डॉट्स ऑन इट। डॉट्स कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। और जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व थ्योरेटिकली एस्टिमेटेड कर्व था बेसिकली। बना दीजिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और यहां पे थीटा, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ड्रॉन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड है, एंगल ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। याद रहे एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में बीम आ रही थी वहां से कितने एंगल पे स्कैटर हुई। ठीक है, डन है। Why are these dots made sir? हाँ जी वो बता रहा हूँ, just wait। ये क्लियर हो गया, डॉट्स आपने ड्रॉ कर लिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि देखो ये जो कर्व है ना, थ्योरेटिकली अप्रोक्सीमेटेड कर्व थी कि भाई ऐसा जो है ना डिफ्लेक्शन पैटर्न होना चाहिए या स्कैटरिंग पैटर्न होना चाहिए। फिर जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ये डॉट्स मिले, मतलब इन्होंने ये जो डाटा एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे डॉट्स लगाए। तो दे फाउंड कि जो थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेशन था और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो मैच था, दैट वाज इट। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखिए शाबाश, डॉट्स इन द ग्राफ represent experimental results, dots in the
graph represent experimental results, whereas the curve drawn was approximated theoretically. Whereas curve drawn was approximated theoretically. Expected बोल सकते हो, approximated बोल सकते हो, right? ये रहा है इसके अंदर. तो this was the observation. ये observation part में आता है. इसके बाद आप conclusion draw करते हैं. लिख दीजिए. Conclusion. क्या conclusion आता है यहाँ से? आपने देखा most of the alpha particles went straight. इसका मतलब most of the part in the foil is empty. यानी atom वो बनी किससे? Atom से. इसका मतलब atoms का most of the part is empty. लिख दीजिए. Conclusion. Conclusion. लिख दें. Based upon the observation, it can be stated. Based upon the observation, it can be stated. Number one, most of the part inside atom is empty. Most of the part inside atom is empty. That's why almost all the alpha particles pass straight or get scattered at very small angles or get scattered at very small angles. याद रहे ये वाले चैप्टर्स आपने एक एक वर्ड के साथ पढ़ने एनसीईआरटी से. रादर आई विल डू दैट. मैं क्लास में वही रीड करवा दूंगा आपको प्रॉपर्ली. एक प्रॉपर आइडिया देने के बाद विल गो थ्रू द एनसीईआरटी. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट. इसका मतलब क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी. चलिए ये क्लियर हुआ. उसके बाद आप देखिए बहुत कम डिफ्लेक्शंस आपको ज्यादा एंगल के ऊपर मिले और हार्डली कोई रीट्रेस कर गया. बात ये आती है रीट्रेस कैसे करते हैं. रीट्रेस तो तब कर सकते जैसे आप बॉल थ्रो करते हैं बॉल की तरफ. बॉल के ऊपर जाती है, टकरा के वापस आ जाती है ना. तो बहुत ही सॉलिड मैसिव बॉडी होनी चाहिए जिससे टकरा के कोई चीज वापस आ जाए. दूसरा यहाँ पे तो चार्ज का फंडा भी है. हम ये बात समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. अगर सामने वाली चीज नेगेटिव हुई तो इसको अट्रैक्ट कर लेगी. और तो सामने वाली चीज जिससे वो टकरा के वापस आ रही है वो भी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, लिखिए सेकंड पॉइंट. लिखिए most of the mass is concentrated in a very small region, in a very small positively charged region. Most of the mass is concentrated in very small positively charged region. Very small positively charged region, such that alpha particle retraces its path. Alpha particle retraces its path or gets scattered at large angle due to collision with it. ठीक है, ये बात समझ सकते हैं. उसके बेसिस पे, ये सब बातों के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया था. और जानते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं. रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं उसे, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में साथ-साथ डिस्कशन चलता है. सो आई वुड कम बैक विद एनसीईआरटी.
ठीक है, यहां से कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रीड आउट करता हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इट इज एट पेज नंबर 415 और कल से जो लोग यहाँ भी आ रहे हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, यू हैव टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी अलोंग। तो जहाँ पे एटम का चैप्टर स्टार्ट होता है, इस पेज के राइट बॉटम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इससे पहले वाला पार्ट भी पढ़ना। It says at the suggestions of Ernest Rutherford in 1911, Giger and Marsden performed some experiments. In one of their experiments, as shown, they directed a beam of, अब इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं कि गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हैं स्टार मार्क करके। Energy of alpha particles used, energy of alpha particles used equal to 5.5 mega electron, 5.5 mega electron volt. ठीक है, so they directed a beam of 5.5 mega electron volt alpha particles emitted from bismuth radioactive source at a thin metal foil made of gold. Diagram shows a schematic experimental setup. Alpha particles emitted by bismuth radioactive source were collimated into a narrow beam by their passage through lead bricks. The beam was allowed to fall on a thin foil of gold of the thickness. Thickness was approximately 10⁻⁻⁷. ये आपको पता होना चाहिए, gold foil की thickness approximately लिख सकते हैं। Thickness of gold foil, thickness of gold foil equal to 2.1 into 10⁻⁷, 2.1 into 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो मीटर में ना प्रॉपर आइडिया लगता नहीं है, हम एक बार मिलीमीटर की तरफ चलते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10⁻3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और फिर 10, तो इसमें से 10⁻3 हाँ हटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर है, डाटा है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि गोल्ड फॉइल लगभग किस थिकनेस की यूज है। तो इट गोज 2.1 10⁻⁷ मीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10⁻4 मिलीमीटर में चला गया। जस्ट थिंक ऑफ 10⁻4 मिलीमीटर, 0.0000 समथिंग मीटर, मिलीमीटर। तो आप 1 मिलीमीटर देखते हैं, उतनी पतली थिकनेस चाहिए, उसका भी मतलब 10,000 पार्ट चाहिए। सो इतनी पतली शीट बनाने के लिए क्या यूज किया गया? गोल्ड यूज किया। ठीक है, धीरे धीरे आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा अपने आप। Now the scattered alpha particles were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfide screen and a microscope. तो याद रखना आपने, zinc sulfide screen and microscope were used. The scattered alpha particles on striking the screen produce brief light flashes or scintillations. These flashes may be viewed through a microscope, and the distribution of number of scattered particles may be studied as a function of angle of scattering. Number of particles scattered with angle of scattering. ठीक है, a typical graph of the total number of alpha particles scattered at different angles in a given interval of time is shown in the figure. The dots in this figure represent the data points, and solid curve is the theoretical prediction based on the assumption that the target atom has a small, dense, positively charged nucleus. Just think, जो theoretical prediction की गई थी, approximation बताई गई थी, prediction लिख सकते हैं आप, वो किस बेसिस पे की गई होगी? इन्होंने पहले से ऐसा माना कि भाई इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, मतलब मैसिव बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज भी है, जिसे अल्टीमेटली न्यूक्लियस कहा गया, वो लाई कर, तो उसके बेसिस पे सोचा गया कि भाई जो उससे टकरा जाएगा उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी बहुत ही लार्ज एंगल, लेकिन वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल साइज है, डेंस है, तो उसके केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे बहुत ही कम। आप देख सकते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग, ये लार्ज एंगल है, लार्ज एंगल के ऊपर आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही थोड़े से देख पा रहे हैं, और स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, स्मॉल एंगल के ऊपर आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, एकदम क्लियर है। ठीक है, सो मैनी ऑफ, मतलब इसमें आप ये समझ सकते हैं थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन के लिए क्या assumption थी। assumption यही थी कि atom has small, dense and positively charged nucleus. So now they say many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collision.
Only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree. तो ये ऑब्जर्वेशन आप डाल सकते हैं, लिखिए स्टार मार्क करके, लिखिए only about 0.14%, only about 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree. मतलब 99.86% जो है वो तो 1 डिग्री से भी कम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और फिर क्या लिखता है, अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्ट्स बाय मोर देन 90 डिग्री, मैंने आपको लिखवा दिया। Rutherford argued that to detect the alpha particles backwards, it must experience large repulsive force. This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and its positive charge were concentrated tightly at the center. उसने लिखा कि भाई इसके बेसिस पे सोचा जा सकता है कि मैसिव और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेंटर पे पड़ी हुई, बहुत छोटी सी, then the incoming alpha particle could get very close to positive charge without penetrating it. मतलब उसके अंदर नहीं पास कर रहा, जहां पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसके पास तक पहुंच के वापस निकल जाता है। And such a close encounter would result in a large deflection. This agreement supported the hypothesis of nuclear atom. तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड यूज कर गया, न्यूक्लियर एटम। This is why Rutherford is credited with the discovery of the nucleus. आप सोचिए इससे पहले जो थॉमसन एक्सप्लेनेशन था वहां पे कहीं भी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन नहीं हुई, तो दिस इज वेयर इट केम इन, इसीलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियर एटम का इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। इन रदरफोर्ड्स nuclear model of atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom were concentrated in the nucleus with the electrons some distance away. अब ये फर्स्ट पॉइंट बन जाता है, मतलब ये आप घर से लिख पाएंगे, मतलब सबने किया हुआ है, एसेलेरोडा के अंदर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं डिस्कस कर देता हूं सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सा बचेगा। आपको लिख लीजिए होमवर्क में लिख लीजिए रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम, इसके जो भी पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड ने प्रोवाइड किए थे आपको लिख के लेके आने, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, याद करवा देता हूं अभी ताकि आपको लिखना आसान। देखिए नंबर 1 तो आपको क्या, आपको किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। नंबर 1, सेंटर में जो मैसिव बॉडी पड़ी हुई है उसके बारे में डिस्कस। सेंटर में जो मैसिव बॉडी पड़ी हुई उसे क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। वहां पे दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, मास एंड चार्ज। मैक्सिमम मास एंड पॉजिटिव चार्ज लाइज एट द सेंटर और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी और इलेक्ट्रॉन्स आर एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस मैसिव बॉडी, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, आप में से मतलब ज्यादातर को पता होगा एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज लगभग कोई बता सकता है? एटम का साइज 10 रेज टू द पावर माइनस कितना होगा? एटम का साइज 10 रेज टू द पावर माइनस कितना होगा? वो जो लिखना है वहां पे माइनस के बाद वो लिख के बताना। यहाँ जो बैठे हैं वो हैंड रेज करके बता सकते हैं। और इसके बाद आप बताएंगे न्यूक्लियस का कि 10 रेज टू माइनस कितना न्यूक्लियस का होगा। बताइए शाबाश, थोड़ा सा आइडिया तो लगे। कोई भी नहीं बताएगा? अरे हाँ, आयुष्मान का आंसर ठीक है, 10 -10 ये देखो 3 डाटा ना, मैंने आपको प्लस 1 भी कोशिश की थी याद करवाने की, अभी फिर से बता रहा हूँ आपको। न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल, इन 3 चीजों के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियस तो होता है 10⁻14 या -15 भी यूज करते हैं। 10⁻14 पे क्या है, न्यूक्लियस। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ना हम लोग, ए के ऊपर वो 0 डालते हो आपको, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 डालते हो, तो वो जो एंगस्ट्रॉम है 10⁻10 होता है। और जो आप मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं वो उससे 1/10 होता है, मतलब 10 टाइम्स, सॉरी, तो 10⁻9। मॉलिक्यूल के लिए 10⁻9, एटम के लिए 10⁻10 और न्यूक्लियस के लिए 10⁻14 या -15 यूज किया जाता है। गॉट दैट? तो एटलीस्ट अगर मैं -14 भी यूज करता हूं
तो एटम और न्यूक्लियस में 10⁴ का डिफरेंस आता है। 10⁴ कितना होता है? 10,000, 10,000 गुना। और ये 10,000 टाइम्स, ध्यान से सुनो, 10,000 टाइम्स सिर्फ डायमीटर की बात होगी या रेडियस की बात होगी। तो जो एटम की रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से लगभग 10,000 गुना है। 10,000 गुना। आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी का जो साइज है उससे 10,000 गुना डिस्टेंस कहां तक बनेगा। तो एटम में आप न्यूक्लियस है और आपसे इतनी दूर जाके एटम खत्म। कैन यू इमेजिन दैट? सो दैट गिव्स अस अ लिटिल फील कि भाई छोटा सा है, पता ही नहीं कितना छोटा है, उसके अंदर भी उससे कितना छोटा न्यूक्लियाई पड़ा हुआ। फाइन। सो आ जाए वापस। मतलब 1 मार्क क्वेश्चन में अगर कोई आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछता तो बिल्कुल ठीक है, 10⁻15 बोल सकते हैं। कोई बता सकता है 10⁻15 को क्या बोलते हैं? जैसे 10⁻10 को वो a के ऊपर अंडर डालते हो आप लोग, है ना, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। वैसे 10⁻15 को क्या बोलते हैं? एनीवन इन द क्लास? 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻12 को पिको बोलते हैं। तो रिदम आपका आंसर सही है, फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी, FERMI। तो याद रखेंगे आप इसे आज की क्लास से। भाई न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस 10⁻15, एटम 10⁻10 और मॉलिक्यूल 10⁻9। ठीक है। सो इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, सुन लीजिए ध्यान से, entire positive charge and most of the mass of atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away. First postulate बन गया that the electrons would be moving in orbits around nucleus just as planets do around the sun. तो ये सेकंड पार्ट आता है आपका। भाई हो क्या रहा है, उसने क्या प्रेडिक्ट किया वहां पे, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड nucleus. They are revolving in orbits just like planets revolve around sun. तो ये माना गया ना, जैसे मतलब जो आपको प्रकृति में दिखाई देता है, नेचर में दिखाई देता है, वो उसके स्मॉलेस्ट जो क्या बोले कांस्टेंट पार्ट है उसके अंदर भी दिखाई देना चाहिए। और वो कांस्टेंट पार्ट क्या है? एटम। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है। The electrons would be moving in orbits around nucleus just as planets do around sun. Rutherford's experiment suggested that the size of nucleus to be around, about 10⁻15 meter to 10⁻14 meter. From kinetic theory, the size of an atom was known to be 10⁻10 meter, about 10,000 to 1 lakh times larger than the size of the nucleus. Fine. Thus, the electrons would seem to be at a distance from the nucleus of about 10,000 to 1 lakh times the size of the nucleus itself. Thus, most of an atom is empty space. With the atom being largely empty space, it is easy to see why most alpha particles go right through the thin metal foil. However, when alpha particle happens to come near nucleus, the intense electric field that scatters it through a large angle, the atomic electrons being so light do not appreciably affect the alpha particle. ध्यान दे क्या लिख रहा है, the atomic electrons being so light do not appreciably affect the alpha particles। मतलब दिमाग में एक चीज आती है कि भाई आप न्यूक्लियस को पॉजिटिव बोल रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो आपने उस पॉजिटिव की वजह से तो डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दी, आपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से तो डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं करी। तो चार्ज का माइन्यूट इफेक्ट कंसीडर किया जा सकता है बट मास का बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही लाइट कंसीडर किया। ठीक है, fine. The scattering data shown in the figure can be analyzed by employing Rutherford's nuclear model of the atom. As the gold foil is very thin, it can be assumed that alpha particles will suffer not more than one scattering during their passage through it. बहुत जरूरी है जो अभी पढ़ रहे हैं, गोल्ड फॉइल का साइज बहुत ही कम है, तो हम ऐसा मानते हैं, एक assumption है कि एक अल्फा पार्टिकल एक ही स्कैटरिंग ऑब्जर्व करता है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल ऐसा, मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर आपने बेंचेस रखे हुए एक के पीछे एक और आपको कहा जाए कि भी यहाँ से भाग के जाना है, तो एक बेंच से बचे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। और अगर ये किया जाए कि स्कूल के अंदर या अभी जैसे चिल्ड्रंस डे केस में तो अननोटिस चला गया, बट डोंट वरी, विल डू समथिंग फॉर दैट एज वेल। अगर आपकी एक रेस करवाई जाए जिसमें बीच में एक एक करके बेंच लगा दी जाए,
तो एक टाइम में आप एक ही बेंच को एनकाउंटर करेंगे ना। तो यही बोला गया है कि गोल्ड फॉइल इतनी पतली मान लीजिए कि जब अल्फा पार्टिकल उसको पास थ्रू करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम को क्रॉस करता है। गॉट दैट? ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। Therefore, computation of the trajectory of an alpha particle scattered by a single nucleus is enough. Alpha particles are nucleus of helium atom and therefore carry 2 units positive charge and have mass of 4 आप कह सकते हैं 4 protons या 2 protons and 2 neutrons, आप जानते हैं, छोड़ देते हैं। The charge of the gold foil is Ze. Z गोल्ड का Z कितना होता है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। कितना होता है? 79। क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज? 79 टाइम्स E, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना? 2E। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो हिलेगा नहीं, ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करेगा। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आप एक कंचा रख के दूसरा कंचा उसके ऊपर मारते तो वो हिलता है, लेकिन फिर आपने क्या किया, एक टेनिस बॉल कंसीडर कर ली, उसके ऊपर कंचा मारा तो बहुत कम हिली। उसके बाद आपने कंसीडर कर लिया कि एक जो ये शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं, वो शॉर्ट पुट रख दिया, तो शॉर्ट पुट के ऊपर कंचा मारा तो कंचा टूट ही जाएगा, वो हिलेगा कम। तो ये बात समझनी जरूरी है कि सामने वाली बॉडी इतनी ज्यादा मैसिव है कि आने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल उसको हिला नहीं पा रहा, ठीक है। Since the nucleus of gold is about 50 times heavier than an alpha particle, it is reasonable to assume that it remains stationary. तो ये सब जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये 1 मार्क क्वेश्चंस बन जाते हैं। Why can it be considered stationary? Because its mass is approximately 50 times as compared to alpha particle. Under these assumptions, the trajectory of alpha particle can be computed employing Newton's second law of motion and Coulomb's law for electrostatic force of repulsion between alpha particle and the positive charge. अब यहाँ से भी क्वेश्चन कि भाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गीगर-मास्टर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी बनाई गई या एक्सपेक्ट की गई, वो किस बेसिस पे की? तो दो चीजें आएंगी, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड कूलम्स। ठीक है, मैं फिर रीड कर देता हूँ। अंडर दीज assumptions क्या कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह रहेगा, एटम अपनी जगह रहेगा। The trajectory of alpha particle can be computed employing Newton's second law of motion and Coulomb's law for electrostatic force of repulsion between alpha particle and positive charge. ठीक है, फोर्स के बारे में आप जानते हैं, वो मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, आगे लिखे जरा। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको क्या दिया, रदरफोर्ड के जो मॉडल था, न्यूक्लियर मॉडल था, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, वो पोस्टुलेट्स आपको प्रॉपर लिख के लेके आने हैं, जिसमें दो चीजें मैंने क्लियर आपसे डिस्कस करी, न्यूक्लियस के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें जस्ट लाइक प्लैनेट्स। उसके साथ साथ आपको ना ये डाटा लिखना होता है कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, फॉर एग्जांपल 10⁻15 मीटर का क्या है न्यूक्लियस और 10⁻10 का क्या है एटम, वो आपको प्रॉपर लिखना, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, लिखिए जरा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्लोजेस्ट अप्रोच आप समझते हैं, कितना पास तक गया है ना, कितना पास तक अल्फा पार्टिकल जाता है। एक मिनट चैट देखिए मैं क्या क्या लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, अगर आप गोल्ड न्यूक्लियस ही कंसीडर करते हैं तो 79 लिख सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अदरवाइज इन जनरल अगर हम करना चाहते हैं तो एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया उस एटम का जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया Ze। तो फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं पहले। Ze चार्ज का न्यूक्लियस है और 2E चार्ज का अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है। 2E चार्ज का अल्फा पार्टिकल, Ze चार्ज का न्यूक्लियस। तो जब वो अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आएगा किसी स्पीड से, आप खुद सोचो, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव के पास जा रहा है, ट्राई टू गिव मी द आंसर। अगर पॉजिटिव के पास जा रहा है तो रिपल्शन आ रही है। क्या बोल सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में, क्या बोल सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? अगर रिपल्शन हो रही है तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है?
पास जाने पे डिक्रीज हो रही है ऑब्वियसली। मतलब आप भी पॉजिटिव हैं और मैं आपकी तरफ एक मार्कर फैक्ट के बारे में कि आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की तरफ जाते हो, जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, धीरे-धीरे स्लो डाउन करेगा। तो समझ में आ रहा है ना? सो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल जब पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो उसको रिपल्शन एक्सपीरियंस होती है। उस रिपल्शन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है। लेकिन याद रखना, कोई भी हम मतलब हम यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, राइट? मास की वजह से ग्रेविटेशनल और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो भी फोर्सेस है वो कैसी है, कंजर्वेटिव। याद करो, जब कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट? यानी कि जैसे जैसे ये पास जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगी, बट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कल इसके डेरिवेशन करवाऊंगा प्रॉपर, अभी आपको फंडामेंटल समझा दिया कि 2e चार्ज का अल्फा पार्टिकल Ze चार्ज के न्यूक्लियस की तरफ ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। वो कहां तक जा पाएगा, कोई भी चीज उस पॉइंट तक जा पाएगी जहां पे जाके उसकी स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती। तो बहुत ही सिंपल है, इट अप्रोचेस until whole of the kinetic energy gets converted into electrostatic potential energy. Good morning. The day is very nice, है ना? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। सो जाओ, सही बैठे नहीं। So now is the time to get back to your kinetic energy. Go and have a good time, nice day. कल मैं आपको रिवीजन पार्ट भी करवाऊंगा, कल से स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ भी कब बच्चे बैठे हैं। सो जो लोग यहाँ आते थे कल से आना शुरू करें वापस। थैंक यू वेरी मच।